हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। 21 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसको हर डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ये कहा जाता है कि जब भी कोई जहाज बनता है तो उसे जहाज को समंदर की जो लहरें हैं उससे टकराने के लिए मजबूत बनाया जाता है। उसे कभी भी किनारे पर खड़ा रहने के लिए नहीं बनाया जाता। तो उसका निर्माण ही जो है उसको बनाया गया है अपने मकसद के लिए। वैसे ही एक परिंदा जो है उसके लिए आसमान होता है, ना कि जमीन होती है। तो आप भी अपनी उड़ान जो है वो आसमान में भरिए और जितना मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है उतना मैक्सिमम एफर्ट अपने एग्जाम के लिए करना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग की कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनकी जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है। चलिए शुरू करते हैं 21 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है इंडिया एंड रशिया के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि व्हाट इज कोकिंग कोल। देखिए आप लोगों ने कोल जो है कोयला वो तो सुना होगा, और जब भी सड़क निर्माण की जाती है, सड़क जो है रोड्स जब भी बनाई जाती है तो उस समय डामर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो रोड के किनारे एक कार्बनिक पदार्थ जो है उसको जलाया जाता है। तो हम लोग ये कहें कि जब भी कोल को ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जलाया जाता है तो हम लोग को मिलता है कोक। ठीक है, तो कोयले को जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाने पर कोक मिलता है तो फिर ये कोक का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो जितना भी स्टील प्लांट्स होता है उसके मैन्युफैक्चर के अंदर कोक का यूज किया जाता है। इसके साथ में ही बड़े बड़े जो सीमेंट प्लांट्स हैं वहां पर कुकिंग कोल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि कई बार एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी कुकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिसेंटली भारत ने रशिया के साथ में एक एमओयू जो है वो साइन किया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैबिनेट अप्रूव्स पैक्ट विद रशिया ऑन कॉर्पोरेशन फॉर कुकिंग कोल। ठीक है, तो कैबिनेट ने जो है वो इसकी अप्रूवल दे दी है। तो अ की स्टील मेकिंग रॉ मटेरियल फॉर विच डोमेस्टिक प्लेयर रिमेन। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि उड़ीसा जो है उसको स्टील हब बनाने की बातें चल रही हैं और ऐसा एमओयू जो है वो जापान के साथ में साइन किया गया है। लेकिन स्टील का मैन्युफैक्चर करना है तो स्टील का मैन्युफैक्चर करने के लिए कुकिंग कोल का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है ये इसके अंदर क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। और कैबिनेट को चेयर किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इस एमओयू को अभी क्या दी गई है, अप्रूवल दी गई है। रशिया की यदि हम लोग बात करें तो मैक्सिमम टाइम जोन जो है वो रशिया से पास होते हैं। लगभग हम लोग कहें कि 11 टाइम जोन जो है वो रूस से पास होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, यूराल माउंटेन से एक यूराल रिवर जो है वो भी निकलती है जो कि कहां पर जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर के अंदर जाकर गिरती है। यदि इसकी नेबरिंग कंट्रीज की हम लोग बात करें तो फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है। इसके साथ में ही कजाकिस्तान जो कि एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया है और जापान है। तो ये सब क्या है, इसके नेबरिंग कंट्रीज है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं कि आप लोगों ने अलास्का का नाम सुना होगा। तो वर्तमान में अलास्का जो है, अलास्का वो तो पार्ट है किसका, यूएसए का पार्ट है। लेकिन कुछ समय पहले मतलब कई वर्षों पहले ये रशिया का पार्ट हुआ करता था और रशिया ने फिर इसको यूएसए को बेच दिया था। यहां तक कि पैसे को लेकर फिर बेचा गया था अलास्का को यूएसए को। ठीक है, चलिए हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड का एक त्योहार है जो कि बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए त्योहार मनाया जाता है। हर वर्ष ये मनाया जाता है, उत्तराखंड का त्योहार है। उत्तराखंड का जो निर्माण है वो किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग करके
यूपी से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। और भारत का पहला पॉलिनेटर जो पार्क है, पॉलिनेटर का मीन्स है कि जैसे आप लोग मधुमक्खी बीज जो है इनके बारे में सुनते होंगे कि ये जो है वो परागणों को एक फूल से दूसरे फूलों पर लेके जाते हैं, तो वन प्लांट टू अनदर प्लांट ये जो है उसको पॉलिनेट करने का काम करते हैं। तो इसी तरह से पॉलिनेटर पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। यदि हम लोग बात करें लाइकेन्स की, तो लाइकेन जो होता है वो होता है कवक, फंगी, और जो शैवाल हैं इनके बीच की जो कड़ी है वो है लाइकेन। तो जब भी एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन बढ़ने लगता है तो लाइकेन जो है इनके कलर में भी चेंजेस आने लगता है। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। पुष्कर धामी जो हैं वो यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम यहाँ पर बनी थी, सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, और एक्चुअल के अंदर हरीश रावत वो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनली एक दिन के सीएम भी जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट्स बायोडायवर्सिटी, नेचर कंजर्वेशन एंड द मानसून। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में, जो कि हेल्थ एंड मेडिसिन को लेकर हुआ है। और ये आप लोग को पता होगा कि कजाकिस्तान यानी कि जो मध्य मिडिल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी भारत भारत क्या करता है कि मेडिसिन की सप्लाई करता है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इनका इंपोर्ट उन देशों से किया जाता है। तो रिसेंटली ऐसा ही एक एमओयू जो है वो डेनमार्क के साथ में साइन किया गया है, जिसकी कैपिटल क्या है, वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है ये इसकी कैपिटल है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड किंगडम ऑफ डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क का जो अधिकार है वो विश्व के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड के ऊपर भी है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, पहला है, दूसरा कौन सा है, पपुआ न्यू गिनी है, थर्ड नंबर पे आता है बोर्नियो, और फोर्थ पे कौन सा आता है, मेडागास्कर आता है। ठीक है, तो मेडागास्कर के अंदर अभी क्लाइमेट चेंजेस के कारण काफी ज्यादा वहां पे ड्रॉट की स्थिति बनी हुई है, अकाल की स्थिति मेडागास्कर के अंदर बनी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म जो है इसका अनावरण कहां पर किया गया है? तो सिंगापुर के अंदर किया गया है। इसका अनावरण किया गया है सिंगापुर के अंदर, और यह बताया जा रहा है कि कई फुटबॉल जो ग्राउंड्स होते हैं लगभग 45 के आसपास, उनको यदि कंबाइंड कर दिया जाए इतने बड़े एरियाज के अंदर, ये क्या किया गया है, फार्म का निर्माण किया गया है। अच्छा, हम लोग ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ ही क्यों रहे हैं? आप लोग को पता होगा कि 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 की मीटिंग हुई थी। उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो डिसाइड किए गए थे। इसीलिए सभी देश जो है वो इसका प्रयास करते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि एनटीपीसी के द्वारा भी ये टारगेट डिसाइड किया गया है कि 2032 तक 60 गीगावाट जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके चलते गुजरात के रण ऑफ कच्छ के अंदर भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो भी स्थापित किया गया था। इसके साथ में भारत के तेलंगाना में सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग जो पावर प्लांट है वो भी स्थापित किया गया था। यदि ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पे स्थापित किया गया था, वो आप लोग याद रखना, केरला के अंदर स्थापित किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर जो पैनल हैं इनको अनावरण किया है, इसका उद्घाटन किया है, और इनका टारगेट है कि 2025 तक जो क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, इसको कितना किया जाएगा, 4 टाइम्स इसको कर दिया जाएगा। तो 60 मेगावाट जो है ये इसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो 45 जितने फुटबॉल के जो मैदान होते हैं उनके बराबर इसका एरिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, चलिए, सिंगापुर की यदि हम लोग लोकेशन देखें तो एशिया के अंदर स्थित है, और एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद में नंबर आता है फिर अफ्रीका का। अफ्रीका के बाद में थर्ड नंबर पर है कौन? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। फोर्थ की हम लोग बात करें तो साउथ अमेरिका आता है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पर कौन है? वो है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है वो फिफ्थ नंबर पर है। सिक्स पे हम लोग बात करें तो वो है यूरोप,
और 7 पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो 7 जो कॉन्टिनेंट है उनका ये ऑर्डर आप लोग याद रखिएगा। कैपिटल क्या है सिंगापुर की? सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है सिंगापुर के वो कौन है? हलीमा याकूब जो है वो यहाँ की प्रेसिडेंट है। चलिए, कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, ठीक है, इनर्शियल पब्लिक ऑफर जो है वो लॉन्च करेगी? तो पेटीएम के द्वारा ये अनाउंस किया गया है और काफी ह्यूज अमाउंट जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ है। आईपीओ का मीन समझिए कि मान लीजिए कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी जब अपने शेयर उतारती है तो फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए जो ऑफर, जिस प्राइस के तहत वो अपने शेयर्स को उतारती है, बेचती है, सेल करती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? आईपीओ कहा जाता है। पेटीएम की यदि हम लोग बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? विजय शेखर शर्मा हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर और विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ और फाउंडर हैं। आईपीओ के बारे में हम लोग समझते हैं कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है और स्टॉक लॉन्च इज ए पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक के लिए पहली बार जो है वो शेयर मार्केट के अंदर शेयर जो है वो लॉन्च किए गए हैं। तो शेयर ऑफ ए कंपनी आर सोल्ड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड यूजुअली आल्सो रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ कम दाम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, छोटे शेयर्स के अंदर वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो एन आईपीओ इज टिपिकल अंडर राइटिंग बाय वन और मोर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हु आल्सो अरेंज फॉर द शेयर्स टू बी लिस्टेड ऑन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे शेयर जो कि एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं उनको भी रिलीज वहां पर किया जाता है। इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड, ये बुक जो है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो कांति बाजपेयी जो हैं ये इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है, ये इसके ऑथर हैं। तो इन्होंने बताया है कि इंडिया और चाइना जो हैं वो एक्चुअल के अंदर फ्रेंड्स क्यों नहीं है। देखिए, दोनों की पॉलिसी जो है, हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब समाजवादी देश है, ठीक है, जबकि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। दोनों की विचारधाराएं, आइडियोलॉजी जो है वो दोनों की अलग अलग है। इंडिया किस चीज में बात करता है? इंडिया मिक्स इकोनॉमी की बात करता है। यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों मिलकर काम करते हैं, मिक्स इकोनॉमी यहाँ पर है। जबकि चाइना के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? वो होता है गवर्नमेंट का। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि यदि हम लोग टैक्स की बात करें, थोड़ा सा आप लोग समझिए, यदि हम लोग टैक्स की बात करें तो जितना आप लोग अर्न करते हैं उतना आपके ऊपर टैक्स लगता है और एक टाइम के बाद में वो जाकर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। लेकिन चाइना के अंदर क्या है कि जितना आपने अर्न किया है उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, जितना ज्यादा आपने अर्न किया है उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। इससे क्या होगा कि जिस आदमी की इनकम ज्यादा है उस पर यदि ज्यादा टैक्स अप्लाई किया जाएगा तो उसकी जेब से पैसा निकल कर वो पुअर लोगों के, गरीब लोगों के जेब में जाएगा। तो इससे क्या है कि एक बैलेंस बना रहता है। तो चाइना की और इंडिया की दोनों की आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग है और ये बताया किसने? कांति बाजपेयी के द्वारा ये बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कांति बाजपेयी की किताब है इंडिया वर्सेस चाइना। और भारत और इंडिया की भारत और चीन के बीच में जो संघर्ष होते रहते हैं उनके कारणों की भी यहाँ पर विवेचना की गई है, जो मैंने आप लोगों को भी बता दिया था। कांति बाजपेयी सेंटर ऑन एशिया एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या है? वो डायरेक्टर के पद पर हैं। तो काफी सारे इन्होंने रीजंस बताए हैं, यहाँ तक कि इन्होंने वेपन्स के बारे में भी बताया है कि जब वो वेपन्स की होड़ लग जाती है दोनों देशों के बीच में तब भी दोनों देशों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोनों देशों को इकोनॉमिकली वॉर जो है वो लड़ना चाहिए। चलिए, कुछ एक बुक्स की हम लोग और बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखी इंडिया वर्सेस चाइना, ये कांति बाजपेयी की है। फिर द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, ये किसकी है? ये है बलजीत कौर। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी, तो ये किसके? अशोक चक्रवर्ती की काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और द प्रेगनेंसी बाइबल, जो कि कंट्रोवर्सी के अंदर चल रही है, करीना कपूर की बुक है। द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश की बुक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ लॉयन, रिसेंटली आप लोगों को मैंने बताया भी था कि वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन की ये बुक है। लेडी डॉक्टर, ये भी काफी है और काफी इंपॉर्टेंट है और कविता राव के द्वारा ये लिखी गई है। इसमें शॉर्ट स्टोरीज जो हैं, जो कि वुमेन डॉक्टर हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ओलंपिक पुरस्कार दिया जाएगा?
तो मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको क्या दिया जाएगा, ओलंपिक पुरस्कार दिया जाएगा। जब ओलंपिक सेरेमनी होगी उस समय इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और बेसिकली इनका संबंध जो है वो कौन से कंट्री से है, वो है बांग्लादेश से। और ये किस क्षेत्र में काम करते हैं, इन्होंने काम किया है क्लाइमेट के क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम किया है, और यहाँ तक कि बैंकिंग सेक्टर में भी इन्होंने काम किया है। मलाला यूसुफजई की यदि हम लोग बात करें तो रिसेंटली 12 जुलाई को मलाला डे जो है वो गया है। और इनकी जो बुक है यूसुफ मलाला की, इनकी जो बुक है वो कौन सी है, वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड जो है वो इनकी बुक है। अमर्त्य सेन जो है इनको इकोनॉमी के क्षेत्र के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो भी मिल चुका है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को साथ जो है वो क्या दिया गया था, नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश के हैं नोबेल प्राइज विनर है मोहम्मद यूनुस, और दूसरी बार जो है वो इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्होंने क्या किया है, जितने भी गरीब लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काफी वर्क किया है। 81 वर्ष जो है ये इनकी उम्र है। और जब 23 जुलाई को टोक्यो के अंदर उद्घाटन समारोह होगा तो उस समय इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार है, ओलंपिक लॉरेल का ये पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा, जो कि 5 साल पहले कल्चरल, एजुकेशन और डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर ये दिया जाने लगा था। तो यह 2016 के रियो जो ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार केन्या के पूर्व ओलंपियन किप कीनो को दिया गया था 2016 के अंदर। मतलब 5 साल पहले इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। मोहम्मद यूनुस की हम लोग बात करें तो यूनुस ने 1980 के दशक में ग्रामीण बैंक की स्थापना की, और जितने भी स्मॉल जो ऋणदाता हैं उनके साथ नोबेल पुरस्कार इन्होंने क्या किया था, साझा किया था। उनकी पहल में यूनिस स्पोर्ट्स हब जो है ये इनकी एक पहल है। और 2011 में ग्रामीण बैंक के प्रमुख के रूप में बर्खास्त किए जाने के बाद यूनिस को हाल के वर्षों में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इन्होंने इनकी आलोचना की थी, और जिन्होंने उन पर उच्च ब्याज दरों के साथ गरीबों को खून चूसने का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि हाई जो रेट्स हैं उनके तहत गरीब जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई, और इससे इन्होंने कहा कि ये जो है वो गरीबों का खून चूस रही हैं। हाल ही में यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 अवार्ड दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि दी मलाई कंपनी लिमिटेड जो है ये कहाँ की है, ये है साउथ की कंपनी, जो कि आप लोगों ने सुना होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो भी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में ये काम करती है दी मलाई, तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और वहां के जो ट्रस्ट है उसके द्वारा स्थापित ये कंपनी है। इसके साथ में आप लोग यहाँ पे देखिए सेकंड जो है वो है स्नेक कुंज ट्रस्ट। तो ये जो है वो वेस्टर्न जो घाट्स हैं वहां पर बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए ये दोनों ट्रस्ट जो है वो काम करते हैं। इसलिए आंसर जो है वो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज जो है 2021 किसको दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 भारतीय जो कम्युनिटी है इनको दिया गया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी के यानी कि इंक्रीमेंट के लिए, यानी उसको नुकसान ना पहुंचे इसके लिए काम करते हैं। तो विश्व स्तर पर 10 में से 2 भारतीय विजेता संगठन स्नेक कुंज ट्रस्ट हैं। और अधिम मलाई यहाँ पे पूरा आप लोग नाम देख सकते हैं, पंजू गुड़ी नियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 10,000 अमेरिकी डॉलर जो है वो इनको पुरस्कार राशि के रूप में दी जाएगी। भारत के विजेता 255 समुदाय के नेटवर्क में शामिल होंगे। ठीक है, तो टोटल वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर 255 कम्युनिटीज वर्क करती हैं जिन्हें 80 से अधिक देशों से इक्वेटर प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो है वर्चुअल पुरस्कार समारोह अक्टूबर 2021 के महीने में आयोजित किया जाएगा और उस समय ये प्राइज दिया जाएगा। यदि हम लोग दोनों ट्रस्ट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एक तो है कौन सी, अधिमलाई कंपनी लिमिटेड के भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1700 सदस्य वाली एक सहकारी समिति है, कम्युनिटी है, जो कि काम करती है। इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के स्वदेशी लोगों द्वारा ये चलाई जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। जबकि दूसरे की बात कर रहे थे हम लोग स्नेक कुंज ट्रस्ट की, तो 45 वर्षों से यानी कि स्नेक कुंज ट्रस्ट जो है इसने कम्युनिटी बेसिस पर जो पश्चिमी घाट है, कर्नाटक की जो तट हैं, वहां पर पारिस्थितिकी और जितने भी सेंसिबल जो वेटलैंड्स हैं इनकी इन्होंने रक्षा की है
और इसी कारण से इनको क्या दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह ट्रस्ट भारत की पहली ब्लू कार्बन परियोजना का संचालन कर रही है। तो देख याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यह ट्रस्ट भारत की पहली ब्लू कार्बन परियोजना का संचालन कर रही है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ समझिए आप लोग, गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड रीजन कहाँ लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि व्हाट इज क्लाउड सर्विसेज। जैसे आप लोगों को कोई इंटरनेट पर कोई भी, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है वो सेव करना है, आपके पास में स्पेस नहीं है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू जो स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाउड। और जब किसी कंपनी के द्वारा, जैसे गूगल ने प्रोवाइड करा है, तो उसे हम लोग कहेंगे गूगल क्लाउड। तो गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड रीजन जो है वो कहां पर स्थापित किया है, दिल्ली के अंदर ये सेंटर स्थापित किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल क्लाउड ने भारत और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्राहकों और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिल्ली में अपना नया क्लाउड जो है उसको लॉन्च किया है। यहाँ तक कि ये जो क्लाउड है ये भारत के अंदर दूसरा है, ठीक है। मुंबई में पहला था, अब जो है वो दिल्ली के अंदर दूसरा है। और एशिया प्रशांत की बात करें तो ये कौन से नंबर पे आता है, ये 10वें नंबर पर आता है। तो जितना भी डेटाज है उसको ऑनलाइन सेव करने के लिए क्लाउड का यूज किया जाता है। पूरे वर्ल्ड की यदि हम लोग बात करें तो 26 गूगल क्लाउड जो है वो क्षेत्र मौजूद हैं। इसमें से 2 कहां पर हो गए, भारत के अंदर हो गए। एक तो हो गया मुंबई के अंदर और एक हो गया दिल्ली के अंदर। गूगल की यदि हम लोग बात करें तो सुंदर पिचई जो है वो इसके सीईओ हैं। गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया के अंदर, और वहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी है। और इसके संस्थापक कौन है, लैरी पेज है, और सर्गेई ब्रिन जो हैं ये इसके क्या हैं, संस्थापक है। चलिए, गूगल क्लाउड में भारत ने दूसरा कर लिया है, ठीक है। ये तो कहां पर किया है, दिल्ली में किया है। आप लोगों को पता होगा कि ब्लू ओरिजिन जो है वो 20 जुलाई को इसने अपना मानव अंतरिक्ष यात्रा जो है इसको मंजूरी दी थी। फिर गूगल दुनिया के किन देशों को जोड़कर सबसे लंबी समुद्री केबल जो है वो बनाने जा रहा है। तो अमेरिका से जाएगी वो ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इसको कनेक्ट करेगी, ठीक है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने एक आई फैमिलिया जो ऐप है इसको भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एक पोर्टल भी है। हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है इसको विकसित किया जाएगा, तो केवड़िया गुजरात के अंदर इसको विकसित किया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो है वो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किस सूक्ष्म जीव को फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था, तो बॉबटेल स्क्विड जो है इनको भेजा गया था। काफी छोटे ये होते हैं, और आप लोगों को मैंने पहले ये बताया था कि टार्डिग्रेड जो है इनको भी भेजा गया था, क्योंकि ये हर टेम्परेचर के अंदर रह सकते हैं, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों ना हो, वहां पर भी ये रहने के लिए काबिल होते हैं। नासा द्वारा द विंची प्लस और वेरिटास जो है वो मिशन की घोषणा की गई थी, तो वो किसके लिए था, वीनस के लिए था, शुक्र के लिए। रिसेंटली चीन की द्वारा फैंगुआन 4V उपग्रह जो है वो मौसम से संबंधित उपग्रह लॉन्च किया गया था। हाल ही में नासा किस जीव को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजने की योजना बना रहा है, तो वाटर बियर जो है इसको अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाया जा रहा है। तो बहुत छोटे भालू नुमा, यानी कि इनकी आकृति जो है, इनका जो चेहरा है वो कुछ ना कुछ भालू से मिलता है, काफी छोटी इनकी आकृति होती है। चलिए, हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन जो है इनके द्वारा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर जीता गया है। Who has unveiled a proposal to levy world first carbon border tax जो है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा अप्लाई किया गया है। इसमें क्या होगा कि बॉर्डर से जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, लेवी जो है वो लगाया जाएगा। और ऐसा डिसाइड किया है किसने, यूरोपियन यूनियन ने। और यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 कंट्रीज है। पहले 28 कंट्रीज थे, लेकिन इससे ब्रिटेन जो है वो अलग हुआ है, ठीक है। और जब अलग हुआ है तो इसे क्या नाम दिया गया, ब्रेग्जिट जो है वो इसे कहा गया था। और ब्रेग्जिट 1 जनवरी 2021 को अस्तित्व में आया था। आधिकारिक मतलब लीगली जो था वो 1 जनवरी 2021 को ब्रेग्जिट जो था वो अस्तित्व के अंदर आया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो द यूरोपियन कमीशन ऑन वेडनेसडे पुट फॉरवर्ड प्लान्स फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो जितने भी आप लोग कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है, इनके अंदर जो भी पार्ट्स काम में आते हैं, इक्विपमेंट्स काम में आते हैं, तो उनके ऊपर क्या है, ये लेवी टैक्स लगाया जाएगा। एक बुक है द इंडियन स्टोरी हैज बीन ऑथराइज्ड बाय, तो ये बुक जो है वो किसकी है, विमल जालान की ये बुक है, काफी इंपोर्टेंट बुक है। तो इंडिया की इनसाइड स्टोरीज जो हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं।
विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट। तो ये जो है वो जापान के द्वारा रिसेंटली वहां पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। यहाँ पर स्पीड जो है वो काफी ज्यादा हाई है। देखिए, जब भी आप लोग ऐसे नेट सर्च करते हैं, यानी कि नेट की स्पीड जो है उसको चेक करते हैं, तो वो एमबीपीएस के अंदर, ठीक है, एमबीपीएस के अंदर वो दिखाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ताइवान जो था वो पहले फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन अब जो है जापान ने सीधा जंप किया है फर्स्ट नंबर पर, और इसकी स्पीड जो है वो 85 एमबीपीएस को भी क्रॉस कर चुकी है। किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है? तो ये किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और वहां पर जितने भी लोकल वेंडर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो योजना है वो शुरू की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे जितने भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई है। और इसमें ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं और ट्रेडिशनल जो आर्ट्स है इसको क्या दिया जाएगा, इसको पुश किया जाएगा। हरियाणा की जो 5 इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनके बारे में देखिए कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना, मतलब प्राण, इसमें क्या होगा कि जिन जो पेड़ों की उम्र है वो 25 साल से अधिक हो गई है तो उनको पेंशन राशि जो है वो दी जाएगी लगभग 1200 रुपए के आसपास। किसान मित्र योजना जो है ये भी किसकी है, हरियाणा सरकार की है। एंटी कोविड संजीवनी परियोजना ये हरियाणा सरकार की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार की है। चालक प्रशिक्षण योजना जो है ये भी हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। चलिए 20 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार मंकी बी वायरस से मौत दर्ज की गई है? तो वो है चाइना। पेगासस प्रोजेक्ट जो है वो किसका है? वो है इजराइल का। बेसिकली पेगासस एक सॉफ्टवेयर है और इसके तहत क्या की जाती है, जासूसी की जाती है। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब जीता है? तो वो कौन है? पायल कपाड़िया। हाल ही में नोरो वायरस से 154 मामले दर्ज किए गए हैं। कहां पर? यूके में। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ ने भारतीय अधिकारियों से खोरी गांव, तो ये खोरी गांव जो है वो हरियाणा के अंदर स्थित है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य सरकार की है? तो वो है राजस्थान सरकार की। हाल ही में भारत ने किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आयात किए हैं? तो वो है यूएसए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ यूएसए जो है ये नया क्वाड ग्रुप बनाएंगे। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2023। भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट किस संस्था के द्वारा? तो वो है आईआईटी हैदराबाद। 20 जुलाई 2021 से शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो वो है SIATP। फिर है जलवायु परिवर्तन के कारण हिंद महासागर में स्थित किस देश ने अकाल की घोषणा की है? तो वो कौन सा है? मेडागास्कर है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रिसेंटली एक शील्ड एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। भारतीय संसद में कोरोना वायरस के संचार को कम करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो वो कौन सा है? अल्ट्रा वायलेट है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य रखा है? तो वो कितना है? 33% है। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड कोविड एज एंडेमिक। तो सिंगापुर के द्वारा ये एंडेमिक जो है वो घोषित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोक्यो ओलंपिक जो है वो 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, इसलिए आप लोग ओलंपिक्स जो है इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना। आप लोग की जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना हो, तो आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी विद आंसर्स। और जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्विज के रूप में आप लोग के लिए उपलब्ध करवा दी जाता है, तो वहां से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी नई ऐप जो है उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए, स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो है वो वहां पर अवेलेबल है, एनसीईआरटी के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके साथ में सिट 50 जो है वो यदि कोड यूज करेंगे तो आप लोग को 50% डिस्काउंट जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स के लिए आप लोग को मिल जाएगा। स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।